बीजिंग में पुतिन जिनपिंग की अहम मुलाकात को लेकर। पुतिन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये कहा जिनपिंग। चीन रूस संबंध और आगे बढ़ाने पर हम दोनों नेता सहमत हुए हैं। मॉस्को बीजिंग के बीच बहुत मजबूत संबंध है। आर्थिक संबंधों और विकास बहुत जरूरी है। आर्थिक संबंध और मजबूत बनाने हैं। डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट बताया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध रोकना आवश्यक है, यह कहा है शी जिनपिंग ने। और जिनपिंग से मुलाकात पर पुतिन का बयान भी आया है। क्या कहा है पुतिन ने, वो आपको बता दें। मॉस्को बीजिंग के बीच मजबूत सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र में चीन से रूस का गहरा सहयोग, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद हम गहरे दोस्त, ये पुतिन ने कहा है। तो पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग है और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद हमारे संबंध बेहतर। जी और आइए देखते हैं कि बैठक में पुतिन और जिनपिंग की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। पुतिन जिनपिंग का गठजोड़ ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत टेंशन में होंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि युद्ध को रोकना जरूरी है। एक तरफ यह खबर सामने आ रही है कि सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप कुछ रणनीति बना रहे हैं, हमला दोबारा हो सकता है, और दूसरी तरफ जिनपिंग कह रहे हैं कि युद्ध को रोकना जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्थिति जो है उसका पुतिन की तरफ से जिक्र किया गया और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद बीजिंग से हमारे अच्छे संबंध हैं, ये उन्होंने कहा। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि युद्ध से नहीं, बातचीत से समाधान निकले। वही बात जो भारत कहता आया है तमाम वैश्विक मंचों पर, शी जिनपिंग ने भी कही। बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं कि वैश्विक और स्थिरता के बावजूद बीजिंग से अच्छे संबंध है। दुनिया बहुत उथल पुथल दुनिया भर में है, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि जंग रुकने से ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, यानी वो पक्ष ले रहे हैं इसका। और व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में चीन से सहयोग और मजबूत होगा। यह बयान अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़े टेंशन वाली बात है। जी हां, और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 25 साल में चीन से हमारा व्यापार 30 गुना बढ़ा है। शी जिनपिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। ये साफ तौर पर पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ से इस दौरे में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बात कही जा रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रसून शर्मा जी इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी, किस तरह से आप देखते हैं इस मुलाकात को? एक तरफ पश्चिम एशिया में आज की तारीख में जो तनाव है वो आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है, इसके संकेत ट्रंप बार बार दे रहे हैं। कम से कम धमकियां तो लगातार दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ जिनपिंग का पुतिन की मौजूदगी में यह कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, एक तरह से भारत के स्टेटमेंट को दूसरे अंदाज में वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, और क्या इस मुलाकात का अमेरिका पर दबाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। और ये चीन ये विश्व को और खासकर अमेरिका को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि विश्व की जितनी भी शक्तियां हैं वो चीन में आकर के उनसे बातचीत कर रही हैं, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसमें भी चीन का दबदबा बढ़ रहा है और बढ़ चुका है। और खासकर अब इससे जो अभी इमीडिएट इफेक्ट जो ऑयल रिलेटेड मार्केट में जो उथल पुथल हुई है, तो चीन उसको एड्रेस करना चाह रहा है अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर वो कोई रास्ता निकालते हैं तो मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश चीन से डेफिनेटली कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि वो भी इस उलझन में फंसे हुए हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है ये इससे बाहर कैसे आना है। और अमेरिका जहाँ तक दिख रहा है वो इसका कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है। अगर वो एक और बार अटैक करते हैं तो वो फिर और लंबा खिंचेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के देशों को ही होगा। बाकी देशों को तो होगा ही होगा, पर मिडिल ईस्ट के देशों को ज्यादा होगा। और जो बयान मिडिल ईस्ट के देशों से आया है कि उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि और हमला ना किया जाए। तो ओवरऑल ये काफी अहम बैठक है। ब्रिक्स की बैठक से पहले शी जिनपिंग और पुतिन साथ में, और डोनाल्ड ट्रंप की विजिट्स के जस्ट बाद पुतिन का दौरा, ये काफी बड़ा मैसेज पहुंचाता है अमेरिका को और पूरे विश्व को। जी,
यानी आप कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है पुतिन के विजिट की, वो टाइमिंग भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। और देखिए, ईरान पर फिर हमले की आशंका बनी हुई है। आधी रात ट्रंप की इमरजेंसी मीटिंग की खबर है और सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक, ईरान पर नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है और सुरक्षा अधिकारियों के साथ ट्रंप का मंथन हुआ है। यह जानकारी सामने आ रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए, सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक और चूंकि आशंकाएं इस तरह की हैं कि नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है और यह भी हो सकता है कि हमले को लेकर कोई फैसला लिया गया हो इस बैठक में। तो देखिए, सिचुएशन रूम में ट्रंप, ईरान पर बमबारी जल्द, क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या होने जा रहा है ऐसा? मीटिंग में हुआ क्या, आपको बताते हैं। टॉप नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान पर चर्चा की ट्रंप ने। संभावित एक्शन के लिए विकल्प पर मंथन किया गया। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ईरान पर सख्त एक्शन के मूड में है राष्ट्रपति ट्रंप, ये सोर्सेस के हवाले से पता चला है। एक्सियोस ने यह दावा किया है। पूरी ताकत के साथ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन संभव है। इजराइल तो तैयार बैठा ही है। दूसरे चरण का ऑपरेशन जो होगा उसको लेकर देखिए क्या खबर है। ईरान पर तब तक हमले हो सकते हैं जब तक डील ना हो जाए। ईरान पर दबाव के लिए ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका के हमले संभव हैं, ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्हें पता था हमला होने वाला है, ये ट्रंप ने कहा है। और हमले से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था, यह भी ट्रंप ने कहा। उन्हें बड़ा झटका देना पड़ सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है। मतलब कि ट्रंप अभी भी घुमा फिरा कर हमले की, चेतावनी की, धमकी की भाषा बोल ही रहे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपने सुना। ट्रंप का खौफनाक प्लान जो है वो क्या है? 60 मिनट में सर्वनाश, ये धमकी देते हुए एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। कहते क्या हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थी सेना। एक बार फिर धमकी भरा अंदाज, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हथियार सब लोडेड थे। वैसे इससे पहले भी कई बार वो ये बात कह चुके हैं कि हथियार लोडेड हैं, युद्धपोत पहुंच चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान जानता था कि 1 घंटे में हमला होगा ही होगा, यानी सिर्फ 1 घंटे की दूरी रह गई थी, हमला होने ही वाला था, वो ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और सवाल इसमें यह है कि जब पूरी तैयारी थी तो हमला क्यों रोका गया? क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वही असली कारण? बस यही नहीं बताया कि क्यों रोका गया। वो कह रहे हैं कि जो सहयोगी देश हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ऐसा होता है क्या कि ट्रंप किसी की रिक्वेस्ट पर ऐसा करते हैं? देखिए, पहली वजह जो सामने आ रही है कि पश्चिम एशिया के देशों ने हमले रोकने की अपील की और वो अपील उन्होंने सुनी, ऐसा वो एक जेस्चर दे रहे हैं, ऐसी वजह बता रहे हैं। दूसरी वजह यह कि ईरान से पश्चिम एशियाई देशों पर जवाबी हमले होते, इस वजह से इस हमले को टाल दिया गया 1 घंटे पहले। और जो अगली वजह है कि ईरानी हमलों से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाता, तो एक ऐसी स्थिति फिर से बन जाती है जो उन देशों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। रणनीति ऐसे में यह कि ऐसे बयान से ईरान पर डील के लिए दबाव बनाना एक मकसद है। कितना दबाव बनाएंगे, कब तक दबाव बनाएंगे, क्या ऐसे ही दबाव बनाएंगे जिसका कोई असर नहीं है? पूर्णिमा जी, ये कैसा दबाव है ट्रंप का कि ईरान दबाव में ही नहीं आ रहा? ये दबाव किस पे बना रहे हैं, या ये दबाव अपने ऊपर है जिसको वो छुपा रहे हैं? मतलब लड़के देख लिए या उन्होंने, कुछ हासिल नहीं हुआ। हॉर्मुज पर अभी भी टोटल कंट्रोल ईरान का दिखाई दे रहा है। हर दिन ईरान ये क्लेम करता है कि हम तो अब यहां से पैसा वसूलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी ही चलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न चीन, न रूस, न कोई दूसरा बड़ा देश अमेरिका के साथ इस जंग में कहीं भी कोई मध्यस्थता करने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। दबाव किस पर है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि मैं आपको कोट सुनाती हूँ, आज की है ये। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आई होप वी डोंट हैव टू डू द वॉर बट वी मे हैव टू गिव देम अनदर बिग हिट। आई एम नॉट श्योर येट, यू विल नो वेरी सून। ये जो इनकी जो धमकी की स्टाइल है, मेरा तो एडवाइस रहेगा ईरान को, वेदर ही इज ब्लफिंग और नॉट, आप रेडी रहे, आप तैयार रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे इनकी बार बार ये कहना कि ईरान इज डेस्परेट फॉर अ डील,
ईरान तो मर रहे एक डील के लिए, ईरान तो डाइंग फॉर ए डील, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स अगर आप ही सोच लीजिए, अगर आप उस पोजीशन में होते, आज ईरान की पोजीशन में होते, आपका कोई दिलचस्पी होता अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आप कोई डील करें? उन्होंने तो लिटरली अपना स्टैंड बता दिए कि हमें क्या चाहिए, आप रेपरेशन दो हमें, आप अपनी यहाँ से अपनी मिलिट्री को उठाओ और पूर्णिमा जी, क्या ऐसा है क्या कि ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ये मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है? क्या उनको अब रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए वो कहावत है बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब वो मुख्य मुद्दे पे ना आके इधर उधर की बातें हर रोज करते हैं? हमले हुए तो अमेरिका के खिलाफ नए नए मोर्चे खोलेंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि नए हथियारों से इस बार हमले करेगा ईरान। अगर इस बार जंग हुई तो नए नए हथियार आजमाए जाएंगे। इजराइल के जाल में अमेरिका कहीं फंस ना जाए, यह कहा ईरान ने। तो ईरान का नया हथियार, पश्चिम एशिया में क्या होगा विनाश। देखिए, तेहरान की तरफ से जो चेतावनी आई है, सबसे पहले वो आपको बताएं। हमले हुए तो नए मोर्चे खोले जाएंगे, ये तेहरान की तरफ से साफ कह दिया है कि यानी कि दायरा बढ़ेगा। यूएई को ऊंट वाले युग में वापस भेज देंगे। भाषा आप देखिए, ये वही भाषा है जो जिस भाषा में कभी इजराइल जैसा देश, अमेरिका जैसा देश ईरान को चेतावनी देता था स्टोन एज में भेजने की। जी हां, और अमेरिका की तरफ से भी यह धमकी लगातार दी जा रही थी ईरान को कि पाषाण युग में पहुंचा देंगे। अब यूएई के लिए ईरान कह रहा है कि ऊंट वाले युग में पहुंचा देंगे। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के तेल डिपो पर हमले होंगे। रिफाइनरी और बंदरगाहों पर मिसाइलों से प्रहार किया जाएगा। यह तैयारी है ईरान की। जरूरत पड़ी तो अबू धाबी पर कब्जा कर लेंगे, यह तक कह दिया है आईआरजीसी ने। बेहद आक्रामक बयान यूएई को लेकर दिया जा रहा है। हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा, यह धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। जरूरी बात यह है कि ईरानी रणनीति से तेल महंगा होगा, डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। क्या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, या फिर खोखली धमकियां देकर ईरान को मजबूर किया जा रहा है अपनी शर्तें मानने के लिए? क्या ईरान मजबूर नजर आ रहा है संजय सोय साहब? कहीं से ऐसा लगता है? बिल्कुल समीर, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे जिस प्रकार से ट्रंप की धमकियां आती हैं और हर रोज नई नई धमकियां आती हैं, नए नए तरीके आते हैं, मुझे एक क्रेडिबिलिटी होती है। देखिए, अगर आप ब्लफ भी करें, ब्लफ के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस समय पूरी दुनिया का भरोसा उठ चुका है, अमेरिका की जनता का भरोसा उठ चुका है, गल्फ के देशों का भरोसा उठ चुका है। अमेरिका तो इस तरह से बात करे, जैसे कई बार, मैं मेरठ से हूँ, यूपी में होता है कि कई बार आप मीटिंग जा रहे हैं, 3-4 आपके साथ बाउंसर है और एक पिस्टल टेबल पर रख देते हैं कि भैया तू बात मान ले। तो वो इस तरह की बात अमेरिका इस समय में कर रहा है कि पूरे उसने हथियार लगाए हुए कि तू बात मान ले, साइन कर ले। और दूसरी बात हंसी आती है, वो कह रहे हैं ईरान डेस्परेट है बात करने के लिए। यहाँ उल्टा है, डेस्परेशन मुझे अमेरिका का नज़र आ रहा है, किसी न किसी प्रकार से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि दोनों तरफ से जो मांगे हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद अमेरिका भी अपना मुंह छुपाने के लिए नहीं रहेगा, उनकी फेस सेविंग नहीं होगी वहाँ पे, और ईरान के लिए भी फेस सेविंग नहीं होगी, क्योंकि कहेंगे कि अयतुल्ला साहब ने, खुमैनी साहब ने कुर्बानी दी और आप इस तरह की शर्तें मान गए। तो कहीं ना कहीं बीच में मिडवे आए, जिसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन इस समय में अमेरिका तैयार है, लेकिन पॉज है। ईरान ने जो ट्रम्प कार्ड चल रहा है वो है कि गल्फ के देशों को धमका रहा है। हाँ। यहाँ पर मैं कर दूंगा, उनका प्रेशर अमेरिका के ऊपर जा रहा है। तो ये एक डायनामिक्स एक ऐसा कि तूने मेरे पे हमला किया तो मैं इनके ऊपर हमला कर दूंगा। तो इसका प्रेशर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार के द्वारा अमेरिका के ऊपर जा रहा है। दुनिया का प्रेशर जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दुनिया में रेस्टलेसनेस बढ़ता जा रहा है, अमेरिका के अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है, जिसका खामियाजा मेरे ख्याल से अल्टीमेटली ट्रंप को ही भुगतना पड़ेगा। समीर, ट्रंप की हत्या के लिए 560 करोड़ का इनाम, बड़ी खबर है। हत्या करने वाले को ईरान देगा 560 करोड़ का इनाम। और ईरान की संसद में असैसिनेशन बिल पेश किया गया। नेतन्याहू को मारने पर भी 560 करोड़ मिलेंगे। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने यह ऐलान किया है।
तो ये खबर अपने आप में दिलचस्प है। ट्रंप की हत्या के लिए 560 करोड़ का इनाम घोषित किया जा रहा है। कहां से? ईरान से। ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने ये इनाम रखा है। नेतन्याहू को मारने के लिए भी इनाम रखा गया है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर के लिए भी इनाम रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने यह ऐलान किया है। किल ट्रंप कैंपेन के लिए 560 करोड़ हमने सुरक्षित रखे हुए हैं, यह कहा गया। क्या कहा गया ईरान की तरफ से? ट्रंप को मारने पर 50 मिलियन यूरो यानी कि 560 करोड़ मिलेंगे और नेतन्याहू और ब्रैड कूपर को भी मारने पर भी 560 करोड़ मिलेंगे, यानी कि वही पुरस्कार इनाम राशि रहेगी। रकम किसी व्यक्ति या समूह को दी जाएगी जो हत्या करेगा। धार्मिक और वैचारिक मिशन के तहत इनाम का ऐलान किया गया। हत्या के लिए ईरान संसद में असैसिनेशन बिल पेश किया गया त्रिपाठी सर। ये तो बहुत एग्रेसिव जेस्चर, पोस्चर, स्टांस ईरान का है। कहां ईरान डर रहा है? और सवाल यह है कि क्या इस पूरी सिचुएशन को अंततः एक अरब वॉर में कन्वर्ट करके अमेरिका निकल लेगा, इजराइल निकल लेगा? क्योंकि आज ही हमने खबर चलाई कि इजराइल ने अपनी ज्योग्राफी बढ़ा ली, उसका दायरा बढ़ गया है, जमीनों पर उसने कब्जा कर लिया, वो फायदे में है। अमेरिका अपना जो भी मोटिव हो करके यहां से निकल जाएगा। बच जाएंगे वो अरब देश और ईरान। त्रिपाठी जी, आप ही से सवाल था। हाँ, देखिए, अमेरिका तो निकल जाएगा, लेकिन अमेरिका को भी अभी निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, वो निकल नहीं पा रहा है। इजराइल ने उसको अच्छी तरह से फंसा दिया, बुरी तरह से फंसा दिया है। और ये बात है कि अमेरिका भी कह रहा है, ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमने पिछली बार 1 घंटे के दूरी पर थे, हमने रोक दिया क्योंकि हमारे सहयोगी देशों ने हमसे अपील की थी। क्या वही स्थिति अभी नहीं होगी? अगर अभी ट्रंप फिर से हमला करेंगे तो फिर से ईरान ने कहा है कि हम गल्फ के और देशों पर हमला करेंगे। नहीं, अब तो सर असैसिनेशन की बात हो रही, ट्रंप की हत्या, नेतन्याहू की हत्या, ब्रैड कूपर की हत्या। जो भी, मेरे ख्याल से इस बात में कोई दम नहीं है कि अगर 560 करोड़ नेतन्याहू पे या 560 करोड़ ट्रंप पे या कूपर पे इनाम रखा गया है, क्योंकि ये तीनों, देखिए, अमेरिका में 1963 के बाद से कोई ऐसी हत्या प्रेसिडेंट की नहीं हो पाई है, इतने विरोध के बावजूद। तो एक आध गोली ट्रंप पे चली, वो भी पता नहीं चलाई गई जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए, क्या बात थी। लेकिन यह है कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की, इजरायली राष्ट्राध्यक्ष की और अमेरिकी सेनाध्यक्ष की जी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता ये इतनी जल्दी। सर, लेकिन कैसी सिक्योरिटी की गोली कान छू के निकल जाती है? थोड़े का ही तो फर्क था। वो मेरे ख्याल से प्रायोजित थी। मुझे अभी भी लगता है कि वो प्रायोजित थी, ये दिखाने के लिए कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़े इसमें। सर, लेकिन एक और गोलीकांड हो गया वॉशिंगटन डीसी में, जब पत्रकारों का डिनर जो है वो आयोजित किया जा रहा था। तो बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह बयान कि भाई इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर देता है या इजराइल के पीएम नेतन्याहू की हत्या कर देता है। बदला लेने की बात अब ईरान कर रहा है आयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने का। और देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध पर एक और पर्दाफाश हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर नई जानकारी सामने आई है। महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपना चाहता था अमेरिका। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का यहां पर जिक्र हो रहा है, जिन्हें सत्ता सौंपी जा सकती थी। युद्ध के बाद अहमदीनेजाद को नेता बनाने की तैयारी थी, यह खबर सामने आ रही। तो देखिए, ऑपरेशन अहमदीनेजाद ट्रंप कैसे हुए फेल, इसको भी समझते हैं। दावा क्या है, क्या दावा सामने आया है? तो ईरान में सत्ता परिवर्तन पर यूएस के प्लान का यह पर्दाफाश हुआ है। महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपना चाहता था यूएस ने अहमदीनेजाद से भी प्लान को लेकर सलाह ली थी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यहां पर नाकाम रही है। अहमदीनेजाद को मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिकी अटैक के वक्त महमूद अहमदीनेजाद ईरान में नजरबंद थे। हमले में अहमदीनेजाद तो बच गए लेकिन घायल हो गए। हमले से वो नाराज हो गए और खुद को पूरे प्लान से अलग कर लिया गया। अब अहमदीनेजाद अंडरग्राउंड हैं, कोई नहीं जानता कि वो कहां हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये दावा किया गया है, ये खबर दुनिया के सामने रखी गई है। प्रसून शर्मा जी, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर अमेरिका ईरान में जो करना चाहता था वो हुआ नहीं।
मोटिव्स जो थे अमेरिका के वो पूरे नहीं हुए, लेकिन ये जो अब अहमदी नेजाद वाला एंगल निकालकर दुनिया के सामने रखा गया है, क्या इसमें कोई दम नजर आता है आपको? ये तो फैक्ट्स देख के पता लगेगा, अभी ये आपने अभी शेयर किया है, पर हाँ जो ओवरऑल एस्पेक्ट है कि अमेरिका का जो स्ट्रैटेजी थी या प्लान था वो पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया अमेरिका, और उसी की वजह से अगर आप देखिए बहुत बड़ा एक केओस मिडिल ईस्ट में हो गया है, और अब खुद अमेरिका को पता नहीं लग रहा है कि इससे एग्जिट कैसे लेना है या इसको सॉल्व कैसे करना है, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी काम नहीं की है, और अब आगे क्या करना है, तो इसमें जब तक अमेरिका बाकी स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं करेगा तो अभी के हालात से ऐसा लगता है कि अमेरिका अकेला इसको सुलझाने की स्थिति में नहीं है, ये और आगे बिगड़ता ही रहेगा और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बाकी स्टेक होल्डर्स, ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए अमेरिका को, ताकि ये जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो सके। अदरवाइज पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक बात है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। और 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यह सपना तो देखा कि ईरान से रिजीम को बदला जाए, इस्लामिक रिजीम को हटाया जाए, लेकिन किसी ने आक्रमण नहीं किया। शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो रहा होगा। और प्रसून जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, यहां पर हम एक क्लियर कर दें ये बात कि ये हमारी खबर नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। रवि, और बिल्कुल देखिए, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। एक और खबर सामने आ रही है, इजराइल को लेकर अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की देरी के बावजूद अपनी तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है। ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही हमला शुरू कर देगा इजराइल। तो देखिए, जिस बात का जिक्र पहले भी हुआ कि इजराइल तो तैयार बैठा है, हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, ग्रीन सिग्नल मिले अमेरिका से और हमला कर दिया जाए। बड़ी खबर क्या है, हमले को लेकर अमेरिका रुका, इजराइल नहीं। इजराइल फिर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान पर विध्वंसक हमले की पूरी तैयारी कर चुका है इजराइल। पहले से इस बार और बड़े हमले की तैयारी की गई। अमेरिका से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फौरन अटैक हो जाएगा इजराइल की तरफ से। चैनल 12 की तरफ से यह दावा किया गया है। हमले का दूसरा दौर होगा ये। ईरान ने अभी तक अमेरिका से कोई डील नहीं की है। ईरान बेहतर प्रस्ताव दे तभी डील संभव है। अगर डील नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। ये धमकी लगातार, पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। कभी डोनाल्ड ट्रंप जेम्स बॉन्ड के अवतार में दिखते हैं, कभी वो एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए धमकाने की कोशिश ईरान को करते हैं, और ईरान कहता है कि बच्चों का खेल बंद कीजिए। अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन देना होगा। वो सॉल्यूशन है क्या अमेरिका के पास? देखिए, जो सॉल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो है कोट एंड कोट अनकंडीशनल सरेंडर, और ईरान वो करेगा नहीं। तो यहाँ पे दो पार्टीज है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। कैसे करेंगे? यहाँ पे ईरान बैठा हुआ था, आपने जाके फिर से उनके ऊपर बमबारी की। 2025 का जून में जो आपकी बॉम्बिंग किया था, तब भी आपकी निगोशिएशन चल रही थी। अब जो सिचुएशन आया हुआ है कि ईरानियन का कोई भी इलेक्टेड लीडर इज नॉट एबल टू ट्रस्ट। और इनके एनवॉय, ट्रम्प के एनवॉय में कौन है? दो जूइश लोग हैं, एक है जेरेड कुशनर, दूसरा है आपकी स्टीव विटकॉफ। दोनों जूइश है और दोनों प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैबिनेट लेवल मिनिस्टर नहीं है। दे आर नॉट फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो। दे आर बेसिकली आइदर फ्रेंड और फैमिली पर्सनैलिटी है। तो उनको भेजा जा रहा है। एक सबसे बड़ा एक यहाँ पे युद्ध चल रहा है, आपकी फैमिली मेंबर को भेजा जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली एक करप्शन जो हमने पहले देखा हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज में देखा हुआ है। अभी अमेरिका में ये ओवर्ट करप्शन चल रहा है। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि आप कह रही हैं जो कोशिश हो रही है वही एक तरीके से मलेशियस नजर आ रही है, वहीं पे गड़बड़ी है। और अगर ऐसे लोग या इस तरह
के माहौल में बातचीत करके ईरान के साथ कहीं कोई कंक्लूसिव समझौता करना है तो इसका रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से दर्शकों को भी बता दें, जेडी वेंस ने फिर कहा है कि न्यूक्लियर हथियार ईरान नहीं रख सकता, ऐसा हम नहीं होने देंगे। मतलब वो जो कंडीशन है वो अभी भी लागू है, वो कंडीशन ऑन है, और अगर वहां पर कोई बात नहीं बनी तो शायद ही कोई बात बन पाएगी।